नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने जाना था इनकम टैक्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों लगाया जाता है। आज उसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो अपन सेक्शन 2 और 3 में दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। आयकर अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना गया है। कॉमर्स में और फाइनेंशियल जितने भी वर्क होते हैं उसमें वित्तीय वर्ष चलता है, यानी फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक रहता है। कैलेंडर वर्ष होता है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, जबकि फाइनेंशियल वर्क जो वित्तीय कार्य होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट किए जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। उसके बाद करदाता असेसी कौन है? आयकर अधिनियम की धारा 1961 के अनुसार कर देने वाले व्यक्ति पर्सन करदाता माना गया है, यानी जो पर्सन कर देता है वो करदाता माना गया है। अब वो कौन कौन से करदाता हो सकते हैं? इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल से तात्पर्य एक प्राकृतिक प्राणी से हैं। इसमें पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, इसमें नाबालिग बच्चा हो सकता है। अब नाबालिग की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के माध्यम से टैक्स चुकाया जाता है, यानी जो इनकम कमाई जाती है नाबालिग बच्चे द्वारा उस इनकम पर उनके प्रतिनिधि टैक्स देते हैं, यानी नाबालिग बच्चा है तो उनके माता पिता टैक्स देंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू एक्ट 1972 के अंतर्गत ऐसे हिंदू परिवार से जिसमें परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा पूर्वजों की व्यवसाय व संपत्तियों से आय अर्जित की जाती है। इस परिवार में जन्म से व्यक्ति सदस्य बनता है, जिसमें सभी पुरुष सदस्य, उनकी पत्नियां, पुत्रियां, चाहे विवाहित हो अविवाहित परिवार की सदस्य होती है। इसमें जो परिवार की इनकम होगी उसमें जो परिवार का कर्ता है मुखिया, वो परिवार की आय पर टैक्स देगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में है ये कई व्यक्तियों का समुदाय है, जिसमें व्यष्टि हिंदू वैश्य पारिवारिक फर्म कंपनी का समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से तात्पर्य ऐसे समूह जो केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही सदस्य हो सकती है। उसके बाद है फर्म, तो फर्म से तात्पर्य ऐसी साझेदारी या संस्थान से है। ये व्यक्तियों के मध्य ऐसा संबंध अथवा समझौता होता है जो किसी व्यवसाय के उद्देश्यों को निश्चित अनुपात में विभाजित किया जाता है। कंपनी है तो कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका स्वयं का कानूनन अस्तित्व होता है, जो एक सार्वमुद्रा से जाना जाता है। तो कंपनी की पूंजी में अंशों में विभक्त होती है और इनके अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है। तो जो कंपनी को आय होगी वो आय इनकम टैक्स के अनुसार टैक्सेबल होगी। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, वो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। तो कृत्रिम व्यक्ति में ऐसे संस्थान आते हैं जो अप्राकृतिक होते हैं, जिनका कोई उनका अस्तित्व तो होता है, उनका प्रबंधन प्राकृतिक व्यक्तियों के हाथ द्वारा किया जाता है, जैसे भगवान हैं, देवी देवता हैं, ये कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। यदि वैधानिक अस्तित्व रखने वाले अन्य उपरोक्त वर्ग में सम्मिलित न हो तो इसको भी इसी वर्ग में शामिल किया जाए, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो ये भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी यानी स्थानीय सरकार या सत्ता, ऐसी कानून द्वारा निर्मित संस्था जो कि एक विशेष छोटे क्षेत्र के कोष के प्रबंध एवं नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। इसमें पंचायत समिति आ गई, नगर पालिका आ गया, नगर परिषद आ गया, नगर निगम आ गया, नगर विकास न्यास आ गया, ये सारी चीज़ किसमें आएगी? लोकल अथॉरिटीज़ में। तो एक कुछ डेफिनेशन है। अब असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? तो 2 सबसेक्शन 9 आयकर अधिनियम की धारा 1961 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से आज से जिस वर्ष कर की गणना की जाती है वह कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। तो वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष
2020 और 21, और जो इनकम की गणना करेंगे वो 2020, 19 और 20 के इनकम पर करेंगे, जिसको गत वर्ष भी बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर इसमें एक्ट 3 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष से पूर्व की वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है, यानी कि जो असेसमेंट ईयर है इससे जस्ट पूर्व का जो वर्ष है वह प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जिसकी आय पर कर की गणना की जाएगी। अब आय क्या मानी है, तो 224 आयकर अधिनियम की धारा 224 में आय का उल्लेख किया है। अब आय किसको माना है, आय 5 एडी वाली आय मानी गई है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब ये सारी आय मानी गई है जो 224 में निर्दिष्ट की हुई है। अब उक्त आय में से कटौतियाँ या छूट दी हुई वो कम कर लिया जाएगा तो टोटल इनकम आ जाएगी। अब देखते हैं अपना एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय किसे माना है। वैसे आयकर अधिनियम धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय को टैक्स फ्री माना है। बिल्कुल जितने भी इंडिया में कृषि आय होगी, एग्रीकल्चर आय इनकम होगी, वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। अब कौन कौन सी आय है, तो कृषि भूमि से प्राप्त हो आय, कृषि भूमि से यानी ऐसी इनकम जो कृषि कार्य करने पर कृषि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए, तो वो कृषि आय मानी गई है और एग्जम्प्ट मानी गई है। लेकिन लाइफ टाइम के लिए अगर भूमि ट्रांसफ़र कर दी हो किसी ने, तो उससे जो इनकम प्राप्त होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी और बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। ऐसी भूमि भारत में स्थित हो, अगर ये भूमि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अगर फॉरेन में है, इंडिया से बाहर है और इनकम प्राप्त होती है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी और उसे कृषि आय नहीं माना गया है। निम्न भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा। अब कौन सी एक और है, वो भूमि जो 10,000 जनसंख्या वाले गांव या आसपास में स्थित है, कृषि भूमि कहलाती है। यानी गांव के आसपास ज़मीनें और 10,000 तक की जनसंख्या है तो वह भी कृषि भूमि मानी जाएगी। कृषि भूमि का प्रयोग प्राथमिक कार्य जैसे भूमि जोतना, पानी देना, बीज बोना, और द्वितीय कार्य सेकेंडरी वर्क गुड़ाई, सिंचाई, कीटनाशक प्रयोग, फसल कटाई, कृषि कार्य हुआ हो। अगर दोनों कार्य आय करदाता द्वारा किया हो तो उक्त आय को कृषि आय माना गया है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेकेंडरी वर्क करे तो वह कृषि आय नहीं है। जैसे डायरेक्ट अपने आप बीज लग गया, पौधा लग गया, बड़ा हो गया, और आपने डायरेक्ट सिंचाई की और कीटनाशक छिड़काव किया, गुड़ाई की और काट लिया, और उसके बेचने से जो इनकम प्राप्त होगी तो वह इनकम कृषि आय नहीं मानी गई है। निम्न भूमि को कृषि आय नहीं माना है, तो जो टेबल में दिखा रखा है, ऐसी भूमि शहर की नगर परिषद, कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर न हो, यानी शहर से 2 किलोमीटर दूर नहीं हो, 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या हो, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना गया है। सेकंड, ऐसी भूमि या शहर की नगर परिषद या कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर हो और जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख हो, तो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी गई है। ऐसी भूमि शहर की नगर परिषद, कंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर से दूर नहीं हो, लेकिन वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, फिर भी ऐसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना है। और जब एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना है तो ये राशि एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अब कृषि आय की क्या क्या प्रकार हो सकती हैं। कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ऐसी कृषि भूमि जो किराए पर दे दी हो और जो सामने वाला जो जिसने किराए पे ली है वो कृषि कार्य करता हो, तो ऐसी किराए की राशि कृषि आय मानी गई है। कृषि कार्य के लिए पशुओं से प्राप्त दूध, मक्खन, ऐसे कृषि कार्य करने के लिए कुछ पशु रखे हो और उससे प्राप्त दूध या मक्खन से जो इनकम प्राप्त होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी गई है।
भूमि से प्राप्त उपज से बिक्री योग्य बनाने की क्रिया। ऐसी कुछ उपज जो कृषि भूमि से प्राप्त हुई है उसे बिक्री योग्य बनाने की क्रिया की जाती है, तो वो उससे जो राशि प्राप्त होगी सेल करने से वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाते हैं। जैसे तंबाकू को सुखाना, आपने तंबाकू की खेती की और उसको सुखाया और उसको जब बाज़ार में बेचोगे तो ऐसी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाते हैं। गन्ने के रस से गुड़ बनाना, यानी आप गन्ना पैदा कर रहे हो फिर उससे गुड़ बना रहे हो और जब बाज़ार में बेचोगे तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जूट के पौधे से रेशे को अलग करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एग्रीकल्चर इनकम यानी एग्रीकल्चर कार्य के अंतर्गत आती हैं। परंतु कपास से बिलोने अलग करना और सरसों से तेल निकालना, यानी कपास आपने पैदा की उसके बाद उससे बिलोने अलग किया और वो बाज़ार में बेचे, या सरसों से तेल निकाल के आपने बाज़ार में बेचा, तो वो इनकम कृषि आय नहीं मानी जाएगी, यानी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। वो बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी बिजनेस के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। कृषि कार्य तो उपयुक्त मकान के निम्न शर्तों पर कृषि आय मानी गई है। भारतीय कृषि भूमि पर बना हो, मकान स्वयं कर सका हो, मकान का उपयोग रहने के लिए किया हो। यानी कृषि भूमि पर अगर कोई मकान या बिल्डिंग बनी हुई है और वो कृषि कार्य के लिए उपयोग में आ रहा है तो ऐसी इनकम भी कृषि आय मानी गई है। कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त चरने हेतु स्वयं उगी घास जंगल की किराए पर देने पर आए, यानी कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशु चरने के अगर स्वयं घास उगी हो और वो किराए पर दे दी हो तो ऐसी आय भी कृषि आय मानी गई है। जमीन गिरवी रखने पर ऋण देने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य के प्रतिफल प्राप्त करना, यदि किसी किसान की ज़मीन गिरवी रख दी हो और गिरवी रखने वाला व्यक्ति उसको किराए पर दे देता है कृषि कार्य के लिए, तो जो किराया प्राप्त करता है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। फल और फूलों की खेती, अगर एग्रीकल्चर लैंड है उसमें फल और फूल की खेती कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाते हैं। करदाता द्वारा उगाए गए जंगल वृक्षों की लकड़ी की बिक्री से आई, अगर करदाता अशेष द्वारा स्वयं जंगल में वृक्षों उगाइए, यानी वृक्ष खुद ने लगाइए और फिर लकड़ी काट के मार्केट में बेचते हैं, जो इनकम प्राप्त होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाते हैं। कृषि कार्य में संलग्न फर्म के साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, यानी कृषि कार्य पर लगे हुए जितने भी साझेदार हैं उनको पूंजी पर ब्याज वेतन कृषि आय मानी गई है। परंतु कंपनी की आय कृषि आय नहीं मानी गई है। किसी कृषि कार्य की हुई हानि से बीमा कम से यानी आप एग्रीकल्चर काम करते हो, खेती का काम करते हो और आपको खेती से कोई हानि लॉस हुआ है और उस लॉस के प्रतिफल में किसी बीमा कंपनी से कोई मुआवजा प्राप्त हुआ है तो मुआवजे की राशि इन एग्रीकल्चर इनकम मानी गई है, वो मुआवजे की राशि टैक्सेबल नहीं होगी। गैर कृषि आय के प्रकार, यानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाता है। जब एग्रीकल्चर इनकम अपन ने देखा किसको कहा जाता है तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसको कहा जाएगा। ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं हुआ है, यानी ऐसी लैंड जिसका उपयोग एग्रीकल्चर वर्क के लिए नहीं किया है तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। जैसे हाट बाज़ार, ऐसी भूमि जिसमें हाट बाज़ार लगा हुआ है तो वहाँ जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। अपने आप उगे पेड़ पौधे वो जंगलों से होने वाली आई, मुर्गी पालन कर रखा है तो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। पशुपालन है, कृषि कार्यों के गोदाम, कृषि कार्यों में मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक, कृषि कार्यों में करने वाले कर्मचारी का वेतन, कृषक को प्राप्त इनाम। जैसे कोई एक किसान खेती कर रहे हैं उसको इनाम प्राप्त होता है तो इनाम की जो राशि होती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। खड़ी फसल को बेचने से प्राप्त आय और समुद्र और झील से प्राप्त नमक से आय, अगर समुद्र और झील से प्राप्त नमक से आय प्राप्त होती है तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है, यानी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाई जाएगी। अब पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, यानी कुछ अंश को, यानी आय का वो हिस्सा जो कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा और कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। अब इसमें चावल, रबड़, कॉफ़ी का उत्पादन निर्माण प्रक्रिया करदाता ने किया हो,
यानी जो असेसी है उसने खुद ने चावल लगाई है, रबड़ लगाया, कॉफ़ी का उत्पादन किया है और निर्माण प्रक्रिया खुद करता है, तो निम्न स्थिति में राशि एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। चावल के उत्पादन से आए, कोई असेसी या करदाता चावल की खेती करता है तो 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, जबकि 40% इनकम होगी वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। रबर के उत्पादन से आई 7 सबसेक्शन 1, अगर रबर के उत्पादन से आय प्राप्त होती है तो 65% तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, जबकि 35% नॉन एग्रीकल्चर यानी बिजनेस इनकम कहलाएगी। जबकि कॉफ़ी के उत्पादन से, अगर नॉर्मल कॉफ़ी के उत्पादन से आय प्राप्त होती है तो 75% तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, जबकि 25% नॉन एग्रीकल्चर या बिजनेस इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर उसी कॉफ़ी में को भूनकर या खुशबू मिलाकर उत्पादन किया जाए तो फिर वो 60% क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, और 40% क्या कहलाएगी, बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखे, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।